हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10th के पॉलिटिकल साइंस का एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसका टाइटल है जेंडर रिलीजन एंड कास्ट। यानी कि सीबीएसई और जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन दोनों के हिसाब से क्लास 10th का ये पॉलिटिकल साइंस में एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। जेंडर रिलीजन एंड कास्ट ये हम इस नोट से पढ़ेंगे। ये नोट्स बहुत ही अच्छा है और इजी लैंग्वेज में है। जेंडर रिलीजन एंड कास्ट का मतलब क्या है? सबसे पहले तो जेंडर के बारे में आपको बता दूं। जेंडर में आपका दो चीज़ आता है, एक मेल आता है, दूसरा फीमेल आता है, और तीसरा और एक जेंडर भी आता है सोसाइटी में जिसको हम ट्रांस जेंडर कहते हैं, जिसमें बायोलॉजिकली मेल और फीमेल दोनों का जो मतलब बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर होता है वो मिक्सड होता है। ठीक है, तो अक्सर जो थर्ड जेंडर होता है या जिसको हम ट्रांस जेंडर कहते हैं उसको सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा ज़िल्लत और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो ये एक नेचुरल चीज़ है। हम सबको इस थर्ड जेंडर का या ट्रांसजेंडर का मजाक उड़ाने के इसके बावजूद क्या करना है, इनको इनका रेस्पेक्टेबल एक पोजीशन देना है, इनको इज़्ज़त देना है, क्योंकि ये भी नेचर ने ही बनाया है। तो जेंडर में हम बात करेंगे मेल फीमेल के बारे में, और ट्रांसजेंडर का भी यहाँ पे ज़िक्र होना चाहिए था, वो भी ज़रूरी है। इसके अलावा रिलीजन हम देखेंगे। इंडिया बहुत सारे रिलीजन का जो है एक मस्कन है, एक देश है। यहाँ पर बहुत सारे मज़हब के लोग रहते हैं। और लास्ट हम देखेंगे कास्ट, और हम देखेंगे पहले जेंडर रिलीजन एंड कास्ट का मतलब क्या है, फिर इसके बाद इन चीज़ों का और पॉलिटिक्स का रिलेशन क्या है। तो चलिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखेंगे जेंडर एंड पॉलिटिक्स, यानी कि जेंडर और पॉलिटिक्स का क्या रिलेशन है। द जेंडर डिवीजन टेंड्स टू बी अंडरस्टूड एज नेचुरल एंड अनचेंजेबल. इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन बायोलॉजी बट ऑन सोशल एक्सपेक्टेशंस एंड स्टीरियोटाइप्स। यानी कि जो जेंडर डिवीजन है, जो नेचर ने यानी कि खुदा ने या भगवान ने या अल्लाह ने मेल और फीमेल को बनाया है बाई सेक्चुअल डिफरेंसेस। बायोलॉजिकली फिज़िकली दे आर डिफरेंसेस, एक मेल है दूसरा फीमेल है, वहाँ तक ठीक है, वो हो गया बायोलॉजिकल डिफरेंसेस। लेकिन समाज ने कुछ ज़्यादा ही इसको बढ़ा चढ़ा के किया है। मान लीजिए जेंडर जो डिफरेंसेस हैं वो नेचुरल हैं, मेल है तो मेल ही हैं, हम चेंज नहीं कर सकते हैं, फीमेल है तो फीमेल हैं, वो नेचुरल हैं और अनचेंजेबल हैं। ठीक है, लेकिन जो जेंडर हैं वो नेचुरल चीज़ों से कुछ हट कर हैं जिसको समाज ने बनाया है। खुदा ने समाज में मेल और फीमेल को डिफरेंट फिज़िकल स्ट्रक्चर के साथ बनाया है, लेकिन हम इंसान हैं जिसने क्या किया है, मेल को कुछ एक्स्ट्रा इज़्ज़त दिया है और फीमेल को कुछ कम इज़्ज़त दिया है। तो यहाँ पर जो जेंडर है नेचुरली वो नेचुरल है और अनचेंजेबल है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। जो नेचर ने बनाया है वही जेंडर हैं, और बायोलॉजिकली जो है वो वही हैं जो नेचर ने बनाया है। और लेकिन समाज ने क्या किया है, सोशल एक्सपेक्टेशंस और स्टीरियोटाइप्स जो यहाँ पर समाज में हमारे होते हैं, इन्होंने ही मेल और फीमेल में डिस्क्रिमिनेशन और फ़र्क करना शुरू किया है। बाकी नेचर ने, कुदरत ने मेल और फीमेल दोनों को बराबर का क्या दिया है, इक्वल रेस्पेक्ट दिया है। लेकिन समाज ने ही क्या किया, इन दोनों को डिस्क्रिमिनेशन किया और इन दोनों को, मेल को कुछ ज़्यादा ही इज़्ज़त दिया और फीमेल को कम इज़्ज़त दिया। तो ये समाज का गलती है। इसके बाद पब्लिक प्राइवेट डिवीज़न। अगर हम हमारे सोसाइटी में देखेंगे तो पब्लिक और प्राइवेट डिवीज़न है, यानी कि जो पब्लिक काम है, जो घर के बाहर का काम है, हमारे समाज में कहते हैं, पूरे इंडिया के समाज में घर के बाहर का काम कौन करेंगे, मर्दे करेंगे, और घर के अंदर के काम कौन करेंगे, औरतें करेंगे। ये डिवीज़न नेचर ने नहीं कहा है कि मेल को बाहर का काम करना है और औरतों को घर का काम करना है। कुदरत ने तो, खुदा ने तो या भगवान ने तो ये चीज़ें नहीं कहा है। खुदा ने तो दोनों को बराबर क़ुव्वत से पैदा किया है, भगवान ने दोनों को बराबर क़ुव्वत से पैदा किया है। तो जो पब्लिक प्राइवेट डिवीज़न है वो भी सोसाइटी में हम जैसे लोगों ने ही क्या किया है, पैदा किया है।
अब पब्लिक प्राइवेट डिवीज़न का मतलब क्या है? जो पब्लिक काम है यानी कि जो घर के बाहर का काम है, जैसे कि पैसे कमा कर या बिजनेस करके राशन पानी लाना घर में, ये मर्दों का काम है। और औरतों का काम है बच्चों को देखना, किचन को साफ़ करना, घर में झाड़ू मारना। बस ये डिवीज़न जो है हमने बनाया है कि औरतें घर का काम करेंगे और मर्दें बाहर का काम करेंगे। असल में ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब समाज ने बनाया है। इन सारे चीज़ों को हम सोशल कंस्ट्रक्शन कहते हैं, क्योंकि इन सारे चीज़ों को किसने कंस्ट्रक्ट किया है, किसने बनाया है? समाज ने ही बनाया है। ठीक है। The result of this division of labor is that though women constitute half of humanity, their role in public life, especially politics, is minimal in most societies. Earlier, one men were allowed to participate in public affairs, vote, and contest for public offices. Gradually, the gender issue was raised in politics. It demanded to enhance the political and legal status of women and improve their educational and career opportunities. The movements which were raised by women to get equality in personal and family life are called feminist movement. सोशल जो समाज में जो डिवीज़न है, मतलब फीमेल जो है वो कमज़ोर हैं, मेल जो हैं कुछ ज़्यादा ताकतवर हैं, वो ज़्यादा अक्लमंद हैं। ये मेंटालिटी हमने समाज में पैदा किया है, जिसकी वजह से औरतों को काफ़ी ज़्यादा ज़िल्लत का सामना करना पड़ता है। हम जब भी कोई मिसाल देते हैं तो हम कहते हैं कि ये इंसान देखो कितना छोटा है, इसका अक्ल कितना छोटा है, ये कितना कमज़ोर है, एकदम रोता है, वो करता है, ये औरतों की तरह है। तो हम औरतों को वहाँ पर कंपेयर क्यों करते हैं? हम इसलिए औरतों को जब हम कंपेयर करते हैं तो इसका मतलब हम औरतों को नीची नज़र से देखते हैं, तभी तो हम कहते हैं कि ये बंदा रोता है, ये औरत की तरह है। ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे सोशल चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम औरतों को उनका हक़ नहीं दे पाते हैं। अगर हम दुनिया में देखेंगे तो पॉपुलेशन का तकरीबन हाफ़ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, ह्यूमैनिटी का आधा हिस्सा जो है वो फ़ीमेल हैं यानी कि औरत हैं, लेकिन उनका रोल मर्दों के बराबर नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल दुनिया में अगर हम पॉपुलेशन देखा जाए तो मर्दों और औरतों का पॉपुलेशन बराबर हैं, लेकिन पॉलिटिक्स में या सोसाइटी के बाकी चीज़ों में मेल का यानी कि मर्दों का रोल ज़्यादा रहता है, औरतों को हम आगे आने ही नहीं देते हैं। पहले पहले क्या होता था, जो पब्लिक अफेयर्स हैं जैसे कि कोई वोटिंग हो या इलेक्शन देना है कहीं जगह पर, या इलेक्शन के लिए निकलना है, एमपी इलेक्शन हो, एमएलए इलेक्शन हो, या किसी भी छोटा या बड़ा इलेक्शन हो, या कोई भी गांव का या शहर का कोई भी काम है, वहाँ पर किसी भी टाइप का नुमाइंदा या लीडर्स चुनना हो, तो हम वहाँ पर क्या करते हैं, अक्सर मेल को यानी कि मर्दों को हम ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं और औरतों को हम सही से पूछता भी नहीं है। और पब्लिक ऑफिसेस में भी जो भी ऑफिसर हैं, एक पियोन से लेकर बड़े ऑफिसर तक सब कुछ मेल हैं। समाज में भी मेल का राज, सोसाइटी में भी मेल का राज, सियासत, इक़्तिसादी, कल्चर यानी कि मज़हब, और घर में भी सब में क्या है, मेल का डोमिनेंस यानी कि मर्दों का डोमिनेंस है। औरतों से तो कोई पूछता भी नहीं है। अब धीरे धीरे जेंडर इशू बढ़ गया। अब धीरे धीरे क्या क्या हो गया, दुनिया में एक आवाज़ उठने लगा कि औरतों को पॉलिटिकल और सोशल राइट्स जो उनका है वो मिलना चाहिए। जितना राइट्स और हक़ हुकूक़ मर्दों को मिलता है उतना ही औरतों को मिलना चाहिए, चाहे वो एजुकेशन में हो, घर में हो, समाज में हो, कल्चर में हो, सोसाइटी में हो, जहाँ कहीं भी हो, औरतों को उनका राइट्स मिलना चाहिए। और औरतों को भी यानी कि लड़कियों को भी मर्दों की तरह, बॉयज़ की तरह कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं, इनको भी चांस मिलना चाहिए। इनको हम किचन तक महदूद रखते हैं, ये गलत है। इनको किचन से बाहर निकालो, इनको भी दुनिया दिखा दो और दुनिया में पढ़ने लिखने का मौका इनको भी मिलना चाहिए। तो दुनिया के बहुत सारे कोनों से औरतों के हक़ हुकूक़ के बारे में फ़ीमेल जो लीडर्स हैं वो लड़ते हैं। उनको हम कहते हैं फेमिनिस्ट मूवमेंट। फेमिनिस्ट मूवमेंट हम उसको कहते हैं जहाँ पर औरतें अपने राइट्स के बारे में प्रोटेस्ट करते हैं और डिमांड करते हैं कि हमें इक्वालिटी और जस्टिस चाहिए और हमें भी बराबर हक़ मिलना चाहिए। तो इसी को हम कहते हैं फेमिनिस्ट मूवमेंट, यानी औरतों के हक़ के बारे में लड़ना। The political expression of gender division and political mobilization help it to improve women's role in public life.
As India is a male-dominated patriarchal society, women face disadvantage, discrimination and oppression in various ways. अगर हम हिंदुस्तान में देखा जाए तो जेंडर डिवीज़न काफ़ी ज़्यादा है। इसमें औरतों का रोल पब्लिक लाइफ में बहुत कम है। औरतों को हम सही से आगे आने नहीं देते हैं। अगर हम हिंदुस्तान की बात करेंगे तो यहाँ पर मेल डोमिनेटेड सोसाइटी हैं। मेल डोमिनेटेड सोसाइटी का मतलब ये है कि यहाँ पर ज़्यादा मर्दों का ही राज चलता है, और इसी सोसाइटी को जहाँ पर मर्दों का ज़्यादा राज चलता है, मेल का ज़्यादा राज चलता है, औरतों का राज कम चलता है, उस सोसाइटी को हम कहते हैं पेट्रियार्कल सोसाइटी। कैपिटल लेटर में लिखा है पेट्रियार्कल सोसाइटी, जहाँ पर औरतों को दबाया जाता है, औरतों की राइट्स को वायलेट किया जाता है। तो इंडिया में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि हिंदुस्तान पेट्रियार्कल सोसाइटी है। पेट्रियार्कल यानी कि यहाँ पर औरतों को हक़ नहीं मिलता है। पेट्रियार्की या पेट्रियार्कल उसको कहते हैं जहाँ पर मर्दों का राज चलता है, मर्दों का ज़्यादा बातें चलता है, मर्दों का ही कहना मानते हैं, औरतों से कोई पूछता भी नहीं है। उसी सोसाइटी को हम कहेंगे पेट्रियार्कल सोसाइटी। यहाँ पर वुमेन्स को डिसएडवांटेज यानी कि उनको नुकसान मिलता है, डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव का सामना करना पड़ता है, और ऑपरेशन जुल्म का सामना करना पड़ता है डिफरेंट वेज में। सबसे पहले हम देखेंगे वो कौन सा रास्ता है जहाँ पर औरतों को भेदभाव यानी कि जुल्म का सामना करना पड़ता है। नंबर 1, द लिटरेसी रेट अमंग वुमेन इज़ ओनली 54% कंपेयर्ड विद 76% अमंग मेन। अगर हम लिटरेसी रेट देखेंगे यानी कि तालीम पढ़ने का जो रेशो है या परसेंटेज है वो देखेंगे तो सिर्फ 54% औरतों को तालीम मिलता है, बाकी औरतों को तालीम नहीं मिलता है। लेकिन मेल को 76% मेल को क्या होता है, तालीम मिलता है या वो तालीम पढ़ता है। ठीक है, तो हमारे समाज में क्या है, अक्सर औरतों को तालीम दे के कोई फ़ायदा नहीं है। इनको दूसरे के घर में जाना है, इनको तालीम देंगे तो ये गैर संस्कारी होगा, ये बद अखलाक होगा, ये अंग्रेज़ बन जाएंगे, ये वो बनेगा, ये बनेगा। तो ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जिसकी वजह से औरतों को हम तालीम सही से दे नहीं पाते हैं। तो नंबर 1 औरतों के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन कहाँ पर है, एजुकेशन में है। सिर्फ 54% ही औरतों को तालीम मिलता है, बाकी मर्दों को 76% मर्दों को तालीम पढ़ने का मौका मिलता है। On an average, an Indian woman works 1 hour more than an average man every day, and yet much of her work is not paid. The Equal Remuneration Act 1976 provides that equal wages should be paid to equal work. अगर हम हिंदुस्तान में देखेंगे तो कोई मतलब एक औरत है या एक आदमी है, ठीक है, दोनों एक कारखाने में काम करते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल एक औरत अगर 5 घंटे काम करते हैं तो उसको पैसा दिया जाता है सिर्फ 3 घंटे का या 2 घंटे का। ठीक है, तो एक मर्द या एक आदमी अगर 5 घंटे काम करते हैं उसको पैसा 5 घंटे का ही मिलता है, बराबर मिलता है। तो वो औरत और आदमी में बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन है। रिम्यूनरेशन में भी यानी कि तनख्वाह और सैलरी में भी, कोई अगर कारखाने में काम करते हैं, मान लीजिए इसने भी वही काम किया, औरत ने भी, और वो एक आदमी था उसने भी वही काम किया, लेकिन जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन करता है समाज में और कहते हैं कि औरतें अगर 5 घंटा काम करेंगे तो उसको सिर्फ 2 घंटे या 3 घंटे का पैसा दे दो, वही काफ़ी है। मर्दें अगर 5 घंटे काम करते हैं तो उसको 5 घंटे का ही पैसा मिलना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे सैलरी में, तनख्वाह में या जो लेबर का काम करते हैं उनमें बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशंस हैं। तो एक एक्ट है, कानून है जिसको हम इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976 कहते हैं। इस कानून के तहत इस जुल्म को मिटाने की कोशिश किया है और कहते हैं कि इक्वल तनख्वाह मिलना चाहिए, पैसा मिलना चाहिए इक्वल काम का, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। In India, sex selective abortion led to decline in child sex ratio, number of girl children per 1000 boys. अगर हम हिंदुस्तान में देखेंगे तो दूसरा एबॉर्शन का केस है। एबॉर्शन एक बहुत बड़ा क्राइम और गुनाह भी है। मान लीजिए हिंदुस्तान में अगर अभी क्या होता है, बहुत सारे जगहों में लड़कियों को माँ की कोख में ही मार दिया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक प्रेग्नेंट लेडी को चेक किया जाता है कि इसकी पेट में लड़का है कि लड़की है। अगर उनकी घर वालों को या किसी हमसाये वालों को या सोसाइटी को यह पता चल जाता है कि इसकी कोख में, पेट में बच्ची हैं यानी कि लड़की हैं, फीमेल चाइल्ड हैं, तो उसको माँ की पेट में ही या कोख में ही क्या किया जाता है,
ایبورشن کیا جاتا ہے، یہ بہت بڑا کرائم ہے۔ اس سے بھی ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ لڑکیوں اور عورتوں کے اوپر ہم کتنا ظلم کرتے ہیں، کیونکہ اکثر ہندوستان میں کیا ہوتا ہے، گرل چائلڈ کے اوپر زیادہ ریپ اور مولسٹیشن کیسز کے ایگزامپل ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ ریپ ہوتے ہیں گرلز کے ساتھ، اور مولسٹیشن کا ایشو ہوتا ہے، چھیڑخانی کا، جن کی وجہ سے اکثر پیرنٹس کیا کرتا ہے، یو پی، بہار، دلی، مہاراشٹر وغیرہ میں پتہ کرتا ہے کہ ایک ماں کے پیٹ میں بچہ گرل ہے کہ بوائے ہیں۔ جب ان کو پتہ چل جاتے ہیں کہ اس کے پیٹ میں گرل ہیں، تو وہ کیا کرتا ہے، اس گرل بچی کو بالکل ایبورشن کر کے پیٹ میں ہی ختم کرتے ہیں، تاکہ یہ جب دنیا میں آ جائے تو اس کے اوپر ریپ یا دوسرے مولسٹیشن کیسز نہ ہو۔ تو ہم اتنا زیادہ گرل چائلڈ کے اوپر ظلم کرتے ہیں ہمارا سماج۔ تو دس از ٹوٹلی ڈسکریمنیشن فار گرل چائلڈ۔ اربن ایریاز ہیو بیکم پارٹیکولرلی انسیف، جو بھی شہری جگہ ہیں وہ گرل چائلڈس کے لیے بالکل انسیف ہیں، وہاں پر لڑکیاں یا عورتیں صحیح سے گھوم نہیں سکتے ہیں۔ یو پی، بہار، دلی، مہاراشٹر، راجستھان وغیرہ میں، بڑے بڑے شہروں میں یا اسٹیٹس میں آپ اکیلا ایز اے گرل، اگر آپ ایک عورت ہیں تو آپ دن کو یا رات کو شام کو اکیلا گھوم نہیں سکتے ہیں، آپ کے خلاف کچھ بھی اچھا سیدھا الٹا سیدھا کام ہو سکتا ہے۔ اب وومن پولیٹیکل ریپرزنٹیشن، عورتوں کا سیاست میں کیا رول ہے؟ Issues related to women are not given adequate attention. This has led many feminists and women movement to the conclusion that unless women control power, their problem will not get adequate attention. In India, the percentage of elected women members in Lok Sabha touched 12% of its total strength for the first time in 2014. Their share in the state assembly is less than 5%. کہتے ہیں کہ عورتوں کے اوپر یا گرل یا بچیوں کے اوپر جو ناانصافی اور ظلم ہوتا ہے، گھر سے لے کر سماج، شہر، گاؤں، سب میں ناانصافی، پیسے کم دینا، ریپ ہو جانا یا ان کو چھیڑخانی کرنا، گھر میں بھی زیادہ مردوں کا راج چلنا، عورتوں کو ڈومیسٹک وائلنس میں مارنا، پیٹنا، عورتوں کو ڈیورس دینا، یہ سارے چیزیں جو ہے الٹیمیٹلی گرل یعنی کہ وومن کے اوپر کیا ہے، ڈسکریمنیشن ہے۔ تو کہتے ہیں کہ فیمنسٹ جو عورتوں کے بارے میں لڑتا ہے، رائٹس کے بارے میں، ان کا کہنا ہے کہ عورتیں اس ظلم سے باہر نہیں نکلیں گے جب تک نہ ان کو پولیٹکس میں یا پاور میں جگہ دیں، ٹھیک ہے؟ تو کہتے ہیں کہ عورتوں کو سیاست میں جگہ دینا چاہیے۔ جب عورتیں سیاست میں آ جائیں گے تب یہ پاور میں آ جائیں گے۔ جب یہ سی ایم، پی ایم اور منتری یعنی کہ ایم پی یا ایم ایل اے بنیں گے تب جا کے یہ اپنے حقوق کے بارے میں لڑ سکتا ہے۔ فیمنسٹ اور وومنس، بہت سارے وومن کہتے ہیں کہ جب تک نہ عورتوں کو ہم پاور نہ دیں، جب تک نہ ہم عورتوں کو سرکار میں جگہ دے کر کرسی پر عورتوں کو بٹھائے نہ، تب تک ان کا حق یا ان کا رائٹس کبھی پورا نہیں ہوگا۔ اور جو اکثر ہندوستان میں عورتوں کو پارلیمنٹ اور اسمبلیز میں یعنی کہ باقی پنچایت میں وغیرہ میں کم حق دیا جاتا ہے، تو کہتے ہیں کہ عورتوں کو ان کا برابر سیٹ یا پولیٹکس میں یا الیکشن میں ملنا چاہیے، تب جا کے وہ بھی مردوں کی طرح جا کر پارلیمنٹ اور اسمبلیز میں بیٹھ سکتے ہیں اور اپنے حق کے بارے میں لڑ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمیں عورتوں کو چانس تو دے دیں کہ تاکہ وہ ایم پی بنے، ایم ایل اے بنے، چیف منسٹر اور پرائم منسٹر بن کر اپنے حق کے بارے میں لڑ سکتے ہیں۔ اگر ہم ہندوستان میں دیکھیں گے تو لوک سبھا میں 12% جو ہے کیا ہے، عورتوں کو جگہ ملا ہے لوک سبھا کے الیکشن میں، یعنی کہ 100% ایم پی میں سے 12% ایم پی صرف 2014 کے الیکشن میں کون ہیں، عورت ہیں۔ باقی 88% 100 میں سے 88% پارلیمنٹ میں ایم پی میل ہیں یعنی کہ مردیں ہیں، اور عورتیں کتنے ہیں، صرف 100 میں سے 12% ہی ہیں 2014 کی الیکشن میں۔ اس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ عورتوں کے خلاف کتنا زیادہ پولیٹکس اور پاور میں بھی ناانصافی ہیں۔ اگر ہم اسٹیٹ اسمبلیز میں دیکھیں گے تو 100% میں سے 95%، 95% مردوں کا اسمبلی میں رول ہوتا ہے، وہ کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ صرف 5% عورت جو ہے اسمبلی میں ایم ایل اے بن کر بیٹھتے ہیں۔ One way to solve the women problem is to have a fair proportion of women in the elected bodies. In panchayats and municipalities, 1/3 of seats in local government are reserved for women.
Now there are more than 10 lakh elected women representatives in rural and urban local bodies. Gender division is an example that some form of social division needs to be expressed in politics. This also shows that disadvantaged group do benefit when social division become a political issue. ابھی تک ہم نے دیکھا کہ عورتوں کے اوپر بہت زیادہ ظلم ہوتا ہے. جنڈر میں ہم نے دیکھا کہ میل اور فیمیل کے بیچ میں ڈسکرمنیشن بہت سارے ہیں. اور ایک چیز یہاں پر ان مسائل کو حل کرنے کا یہ ہے راستہ کہ ہم جو پنچایت اور میونسپلٹی کا جو الیکشن ہوتا ہے وہاں پر عورتوں کو جگہ دیا جائے. 73 اور 74 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ایکٹ آف انڈیا میں یہ کہا گیا ہے کہ جو پنچایت یعنی کہ گاؤں لیول پر جو پنچ سرپنچ کا الیکشن ہوتا ہے اور میونسپلٹی جہاں پر وارڈس اور چیئرمین اور میور کا الیکشن ہوتا ہے وہاں پر یعنی کہ لوکل گورنمنٹ پر چلو ایم پی اور ایم ایل اے وغیرہ میں تو عورتوں کو جگہ نہیں ملا، لیکن گاؤں لیول پر اور ڈسٹرکٹ لیول پر کیا ہے عورتوں کو جگہ دیا جانا چاہیے. اسی لیے کیا کیا ہے گاؤں لیول میں 1/3 سیٹ عورتوں کو ملنا چاہیے. فار ایگزامپل آپ کے گاؤں میں 9 سرپنچ کا جگہ ہے تو 9 میں سے کم از کم 3 سرپنچ یا 3 پنچ عورتیں ہونا چاہیے. 9 کو آپ 3 حصوں میں ڈیوائڈ کرو، 3 3 3 تو 3 حصہ میں ڈیوائڈ کیا، 3 دونی 6 3 یا 9. اس میں سے اس 3 حصے والے 3 میں سے 9 میں سے ٹوٹل 3 نفر کو آپ کیا کرو پنچ یا سرپنچ بنا دو. ان کو عورتوں کا حق ہے، عورتوں کو 9 میں سے کم از کم 3 سیٹ دے دو. 100 میں سے آپ عورتوں کو 100 سرپنچ ہے آپ کے گاؤں میں تو 100 میں سے آپ عورتوں کو 33 عورتیں ہونا چاہیے. 66 اگر میل ہو تو بھی کافی ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میونسپلٹی اور پنچایت میں عورتوں کو 1/3 یعنی کہ 1/3 1/3 سیٹ عورتوں کو ملنا چاہیے. تو یہ مل بھی رہا ہے. اسی کی وجہ سے تقریباً ہندوستان کے میونسپلٹی اور پنچایت کے الیکشن میں 10 لاکھ سے زیادہ عورتیں جو ہے پارٹیسپیٹ کر رہا ہے. اس کی وجہ سے عورتوں کو پاور مل رہا ہے. جب عورتوں کو پاور مل رہا ہے تو دھیرے دھیرے یہ امپاور ہو جائیں گے اور اپنے حقوق کے بارے میں یہ لڑنا شروع کریں گے. جنڈر ڈویژن ایک ایگزامپل ہے جس کی وجہ سے پولیٹکس میں کافی زیادہ اثر پڑ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو ابھی تک ہم نے دیکھا کہ جنڈر میں میل اور فیمیل کے بارے میں ہم نے دیکھا اور تھرڈ جنڈر یعنی کہ ٹرانس جنڈر کے بارے میں میں نے بتایا. لیکن اس چیپٹر میں ٹچ صرف میل اور فیمیل کو ہی کیا ہے، لیکن اصل میں جنڈر 3 ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے عورتوں کے اوپر ظلم ہوتا ہے اور عورتوں کی اس ظلم کو مٹانے کے لیے ہمیں عورتوں کو جگہ دینا چاہیے، عورتوں کو ایجوکیشن دینا چاہیے، عورتوں کو رائٹس دینا چاہیے، عورتوں کو سیاست میں جگہ دینا چاہیے. جس طریقے سے پنچایت اور میونسپلٹیز میں عورتوں کو 1/3 سیٹ دیا جاتا ہے، ان کے لیے ریزرویشن رکھا جاتا ہے، اسی طرح ایم ایل اے اور ایم پی الیکشن میں بھی عورتوں کو سیٹ شیئر ملنا چاہیے، تب جا کے وہ سیاست میں آ کر اپنے حق اور حقوق کے لیے لڑ سکتا ہے. تو اس کے بعد ہم جنڈر، ریلیجن اینڈ کاسٹ، اس چیپٹر میں ہم نے 3 چیزوں کو دیکھنا ہے. جنڈر ہمارا یہاں پہ ختم ہوتا ہے. اس کے بعد ہم نیکسٹ ویڈیو میں ریلیجن دیکھیں گے کہ کیسے مذہب کے بیچ میں یہ چیزیں ہوتا ہے. پھر لاسٹ ویڈیو میں ہم کاسٹ دیکھیں گے. تھینک یو سو مچ فار یور کائنڈ اٹینشن اینڈ کوآپریشن.